युवराज बिना किसी भाव के समायरा से कहता, समायरा। समायरा अपनी नजरें उस गुफा से हटाकर युवराज पर ले जाते हुए कहती है, तुम्हारी माँ युवराज। समायरा की बात को सुनकर युवराज वहीं फ्रीज होकर समायरा की ओर देखने लगता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ सच में उसके आसपास ही है और आज वो उनसे मिल सकता है। निशा और सुहानी को समायरा की बात समझ में नहीं आ रही थी। अभी तक युवराज ने सुहानी को अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। युवराज समायरा से कहता है, कहाँ है वो? समायरा दूसरी गुफा को देखते हुए कहती, शायद उस गुफा में। युवराज बिना कुछ सोचे सुहानी का हाथ थामे हुए उस गुफा की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ समायरा ने इशारा किया था। ये देखकर समायरा युवराज को रोकते हुए कहती, युवराज बेवकूफ़ी मत करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर तो अपनी माँ को ढूंढने जाओगे तो हम उन अस्थियों तक नहीं पहुँच पाएंगे। समायरा की ये बातें सुनकर युवराज को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सुहानी का हाथ छोड़कर समायरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं मॉम को यही छोड़कर चला जाऊं? समायरा युवराज की बेचैनी अच्छे से समझ रही थी। इससे पहले कि समायरा आगे कुछ कह पाती, सुहानी युवराज के पास जाकर कहती, युवराज सर, आपकी मॉम यहाँ कैसे हो सकती हैं? वो तो मुंबई में है ना। युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। इस वक्त उसका पूरा ध्यान इसी बात पर था कि वो भी किसी तरह से अपनी मॉम तक पहुंच जाए। समायरा युवराज से कहती, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढती हूँ और तुम सुहानी के साथ उस कलश को लेकर आओ। अभी तुम्हारा सुहानी के साथ होना ज्यादा जरूरी है। युवराज को समायरा की बात सही लगती है। इस वक्त वो समायरा के साथ जाना चाहता था, लेकिन वो समझ रहा था कि अभी उसका अस्थियों तक पहुंचना ज्यादा जरूरी था। ना चाहते हुए युवराज को समायरा की बात माननी पड़ती है। समायरा निशा को देखते हुए कहती, तुम मेरे साथ चलोगी? समायरा के ऐसा कहने पर निशा बहुत खुश हो जाती है। वैसे भी वो पहले ही समायरा से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थी। इसके बाद समायरा उस दूसरी गुफा के अंदर चली जाती है और निशा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। समायरा और निशा के जाने के बाद युवराज सुहानी के साथ उस गुफा के अंदर जाने लगता है जहाँ अस्थियां थी। युवराज बिना कुछ कहते ही से गुफा के अंदर बढ़ रहा था और सुहानी उसका हाथ थामे पीछे पीछे चल रही थी। युवराज का मन बहुत ज्यादा बेचैन था। उसे समायरा पर भरोसा तो था, लेकिन अपनी मॉम को लाने के लिए वो खुद जाना चाहता था। सुहानी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि युवराज की मॉम बिसिंग बिल के अंदर कैसे आ सकती है। सुहानी चलते हुए युवराज से कहती, युवराज सर, आपकी मॉम यहाँ कैसे हो सकती? उनका तो मुंबई में ट्रीटमेंट चल रहा है ना। सुहानी का सवाल सुनकर युवराज को एहसास होता है कि उसका जवाब अब सुहानी को बहुत हर्ट करने वाला है। सुहानी को पहले भी इस बात से काफी तकलीफ होती थी कि युवराज उसे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता था, और इस बार उसने ये बात समायरा से शेयर की थी, ना कि सुहानी से। युवराज अब सुहानी से सच नहीं छुपाना चाहता था। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, जो इतने सालों से मेरे साथ थी वो मेरी माँ नहीं थी, ये वही तांत्रिक थी जिसने मुझे मृदुला के साथ जोड़ा था। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो हैरानी के साथ कहती, क्या? युवराज सुहानी के साथ फिर से आगे बढ़ते हुए से सारी बात बता देता है। पूरी बात सुनकर सुहानी स्तब्ध रह जाती है। अब उसे समझ में आ रहा था कि पिछली बार अस्थियों को नष्ट करने के बाद युवराज इतना ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों था। सारी बात जानने के बाद सुहानी युवराज से इस बारे में कुछ नहीं कहती। उसे सच में इस बार बहुत बुरा लग रहा था और युवराज भी ये बात अच्छे से समझ रहा था। इसके बाद उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती और वो दोनों एक गहरी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद सुहानी के कदम वहीं रुक जाते हैं और युवराज के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। सुहानी के इस रिएक्शन से युवराज जान जाता है कि वो दोनों अब उस आखिरी कलश के पास पहुंच चुके हैं। कुछ कदम आगे चलने पर युवराज और सुहानी को एक पत्थर पर रखा वो आखिरी कलश दिखाई देता है। उस कलश को देखती ही युवराज सुहानी का हाथ छोड़ते हुए कहता, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। सुहानी युवराज की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस उसका हाथ छोड़ देती है और युवराज उस कलश की तरफ बढ़ जाता है। युवराज उस कलश के पास जाकर जैसे ही उसे हाथ लगाता है, उसे एक जोर का झटका लगता है और वो बड़ी तेजी से उस गुफा की दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। ये देखते ही सुहानी घबराकर युवराज के पास जाती है और नीचे बैठते हुए कहती, युवराज सर, आप ठीक तो है ना? युवराज को उससे काफी चोट लगी थी, लेकिन वो अपना दर्द छुपाते हुए कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए युवराज अपनी जगह से उठ जाता है और बड़े गौर से उस कलश की ओर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस कलश को छूते ही उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। सुहानी उस कलश को देखते हुए कहती, लगता है उस तांत्रिक ने इस कलश को सबसे बचाने के लिए इस पर जादू किया है। युवराज को भी सुहानी की बात सही लग रही थी, लेकिन वो ये सोच रहा था कि इस जादू को कैसे तोड़ा जाए।
समायरा के वहां ना होने की वजह से युवराज के लिए ये काम काफी मुश्किल हो गया था। युवराज और सुहानी उस कलश को देखते हुए अपनी सोच में डूबे हुए थे। तभी सुहानी अपने कदम उस कलश की तरफ बढ़ाने लगती है। सुहानी को उस तरफ बढ़ते देख युवराज उसका हाथ पकड़ते हुए कहता, तुम्हें चोट लग जाएगी। सुहानी कहती है, नहीं लगेगी। युवराज सुहानी को समझाते हुए कहता, सुहानी, उसने इस पर बहुत मजबूत जादू किया है, तुम इसे छू नहीं सकती। सुहानी शांत भाव से कहती, युवराज सर, आई नो कि मैं आपके और समायरा की तरह सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज उसका हाथ छोड़ देता है और सुहानी बिना युवराज को देखे उस कलश की तरफ बढ़ जाती है। युवराज को सुहानी की फिक्र हो रही थी। वो अपने पोजीशन में था कि अगर उस कलश को छूने पर सुहानी को उसकी तरह ही झटका लगे तो कम से कम वो गुफा की दीवार से जाकर ना टकराए। उस कलश के पास पहुंचकर सुहानी गौर से उसे देखने लगती है और फिर उस पर अपना हाथ रख देती है। उसे छूने पर सुहानी को फिर से वही एहसास होने लगता जो बाकी के कलश को छूने पर होता था, लेकिन इस बार सुहानी खुद को कंट्रोल करते हुए वो कलश अपने हाथों से उठाकर युवराज के पास चली जाती है। युवराज को इस बात से थोड़ी हैरानी होती है कि उस कलश को छूने पर सुहानी को कुछ क्यों नहीं हुआ। युवराज सुहानी से यही सवाल करता, ये तुमने कैसे किया। सुहानी युवराज के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, शायद उस तांत्रिक ने इस कलश पर सिर्फ आप या समायरा के जैसे लोगों के लिए जादू किया था, एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं। उसे लगा होगा कि उस साय की वजह से एक नॉर्मल इंसान यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। युवराज को भी सुहानी की बात सही लगती है। सुहानी आगे कहती, जल्दी चलिए, समायरा आपकी मॉम को लेकर आ रही होगी। सुहानी के ऐसा कहते युवराज को फिर से अपनी मॉम की याद आ जाती और वो सुहानी के हाथों से वो कलश लेकर उसके साथ गुफा से बाहर की तरफ जाने लगता है। इधर समायरा और निशा युवराज की मॉम को ढूंढते हुए गुफा के अंदर जा रहे थे। समायरा ने युवराज की एनर्जी फील की थी और उसे बिल्कुल वैसी ही एनर्जी उसे उस गुफा के अंदर महसूस हो रही थी। समायरा उसी एनर्जी को फॉलो कर रही थी। इधर निशा समायरा से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसे समायरा से डर भी लग रहा था, इसीलिए वो शांत थी। अब निशा से कंट्रोल नहीं होता। वो एक्साइटेड होकर समायरा से कहती, समायरा जी, आप इतनी पावरफुल कैसे हो। समायरा तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती, ये जानकर तुम क्या करोगी। निशा खुश होकर कहती, मैं भी आपकी तरह पावरफुल बनना चाहती हूँ। समायरा थोड़ा रुडली जवाब देती है, अपने लिए कभी ये बद्दुआ मत मांगना। ये सुनकर निशा की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो मुंह बनाकर समायरा के पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद उन दोनों के कदम रुक जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि सामने एक बड़े से पत्थर पर सफेद साड़ी पहने एक औरत लेटी हुई है। समायरा और निशा के कदमों की आहट सुनकर वो औरत अपनी आंखें खोलते हुए उठकर बैठ जाती है। निशा उस औरत को घूरते हुए समायरा से कहती है, क्या यही युवराज सर की माँ है। समायरा निशा के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, वो बस एकटक उस औरत को ही देख रही थी। समायरा को युवराज ने बताया था कि उसकी माँ के पास बहुत शक्तियां हैं, लेकिन समायरा वो शक्तियां महसूस नहीं कर पा रही थी। निशा और समायरा को खुद को घूरते देख वो औरत अपनी जगह से उठते हुए कहती है, इतने सालों में यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं आया, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। उस औरत की बात सुनकर समायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने महसूस कर लिया था कि उसके और उस औरत के बीच जादू की एक परत है जिसने उस औरत को कैद करके रखा हुआ है। आंखें बंद करके समायरा एक मंत्र पढ़ने लगती है। उसके मंत्र पढ़ने से उस औरत और समायरा के बीच एक पतली सी लाल रंग की पारदर्शी परत दिखने लगती है। ये वही परत थी जो अब तक अदृश्य थी, लेकिन वो उस औरत को बाहर जाने से रोक रही थी। निशा अचानक से उस लाल परत को देखकर डर जाती है और अपने कदम पीछे बढ़ा लेती है। वो औरत उस लाल परत को देखकर समझ जाती है कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो औरत ऐसे जादू को अच्छे से समझती थी, क्योंकि किसी समय में उसके पास भी यही शक्तियां हुआ करती थी। वो औरत और कोई नहीं, युवराज की माँ सावित्री थी। उस तांत्रिक ने सावित्री को गुफा में सालों तक कैद करके रखा था। कुछ देर में समायरा अपना मंत्र पूरा कर लेती है और उसके ऐसा करते ही सामने बना लाल रंग का परत गायब हो जाता है। समायरा ने अपनी शक्तियों से उस कवच को तोड़ दिया था। इसके बाद बिना देर किए समायरा सावित्री के पास चली जाती है। समायरा सावित्री को देखते हुए पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ मेरे पास क्यों आई हो। समायरा कहती है, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, बाहर युवराज आपका इंतजार कर रहा होगा।
समायरा के मुंह से युवराज का नाम सुनकर सावित्री दंग रह जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ये सुनकर सावित्री इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो खुद को संभालते हुए कहती है, मीरा युवराज। समायरा जल्दबाजी में कहती है, हाँ आपका बेटा युवराज, अब बाकी सवाल बाद में, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए समायरा सावित्री का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। निशा अब तक ये सब देख ही रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन समायरा और सावित्री को वहां से जाते देखकर निशा भी हड़बड़ी में उनके पीछे पीछे जाने लगती है। समायरा जल्द से जल्द उस कुएं से बाहर निकलना चाहती थी। उसे विवेक और अर्नब की बहुत चिंता हो रही थी। उसे डर था कि अगर भैरवनाथ ने दृष्टा को घायल कर दिया तो विवेक और अर्नब उसका सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ ही देर में समायरा उस गुफा के बाहर आ जाती है। बाहर आकर समायरा देखती है कि युवराज और सुहानी उस कलश के साथ उसका ही इंतजार कर रहे हैं। युवराज रेस्टलेस होकर उस गुफा की तरफ देख रहा था जहां समायरा और निशा गए हुए थे। समायरा को वहां से बाहर आते देखकर युवराज की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अगले ही पल युवराज देखता है कि समायरा के ठीक ठीक पीछे एक औरत उस गुफा से बाहर आ रही है। उस औरत की उम्र लगभग 45 से 50 साल की लग रही थी। वो उतनी ही खूबसूरत थी जितनी युवराज के डैड ने उसे बताया था। बस वक्त और हालात की वजह से उनके चेहरे से वो रौनक गायब हो चुकी थी। उस औरत को देखकर युवराज की सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। वो पहले नजर में ही समझ जाता है कि सामने खड़ी औरत उसकी माँ है। सुहानी भी अब जान गई थी कि सामने खड़ी औरत युवराज की माँ है। युवराज की हालत देखकर सुहानी उसके हाथ से वो कलश ले लेती है और युवराज एकटक सावित्री को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सावित्री भी युवराज की तरफ बढ़ने लगती। वो भी अब समझ चुकी थी कि सामने खड़ा लड़का उसका बेटा युवराज है। युवराज सावित्री के पास जाकर बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सावित्री फूट फूट कर रोने लगती है। युवराज की आंखें भी अब नम थीं। जब युवराज और समायरा गुफा के अंदर थे तब विवेक और अर्नब भैरवनाथ के सामने खड़े थे और भैरवनाथ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। भैरवनाथ को अपने पास आते देखकर विवेक अर्नब से कहता, अर्नब सर अब अटैक करें। अर्नब भी भैरवनाथ पर अपनी नजरें टिकाए हुए कहता, नहीं, जब तक हम उसके बिल्कुल करीब नहीं पहुंच जाते तब तक उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास उसे मारने के लिए एक कटार है, वरना हम अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। विवेक कहता, तो अब हम क्या करें? अर्नब एक नजर दृष्टा को देखकर कहता है, मैं उसे उलझाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ये कहकर अर्नब भागते हुए भैरवनाथ के पास जाने लगता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही भैरवनाथ अपनी शक्ति से अर्नब को हवा में उठाकर नीचे पटक देता है। ये देखकर विवेक भी भैरवनाथ की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके साथ भी वही होता है। भैरवनाथ के एक बार से ही उन दोनों को समझ में आ गया था कि वो उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों उसके करीब जा ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद भी वो दोनों लगातार अपनी कोशिशें करने लगते हैं, लेकिन भैरवनाथ अपनी शक्तियों से उनको घायल करते जा रहा था। युवराज और समायरा जमीन के काफी अंदर थे, जिसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी थी और अर्नब और विवेक की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अर्नब और विवेक अब बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी अर्नब फिर से अपनी जगह से उठता और फिर से भैरवनाथ के करीब जाने की कोशिश करने लगता, लेकिन भैरवनाथ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन दोनों के साथ खेल रहा हो। भैरवनाथ एक नजर अर्नब को देखता है और फिर अर्नब फिर से पूरे फोर्स के साथ नीचे गिर जाता है। इस बार अर्नब नोटिस करता है कि भैरवनाथ उन पर अपनी आंखों से जादू कर रहा है। वो अपना हाथ पीछे ले जाते हुए खुद से कहता है, मैं ये कैसे भूल गया कि चाहे इसके पास कितने भी पावर्स हों, आखिर ये तो एक इंसान ही है ना। अर्नब चिल्लाते हुए विवेक से कहता, विवेक बी रेडी। अर्नब के ऐसा कहने पर विवेक वो कटार अपने हाथ में ले लेता है। इसके तुरंत बाद अर्नब फिर से अपनी पिस्टल निकालकर भैरवनाथ की दोनों आंखों को शूट करते हुए विवेक से कहता है, विवेक नाउ। आंखों में गोली लगते ही दर्द से भैरवनाथ की चीख निकल जाती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। भैरवनाथ घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके फौरन बाद विवेक भागते हुए भैरवनाथ के पास जाता है और उसके सीने में वो खंजर घुसा देता है। ऐसा होते ही भैरवनाथ जोर जोर से चीखते हुए अपने हाथ घुमाने लगता है। भैरवनाथ के हाथ घुमाते ही विवेक हवा में उड़ते हुए कई फीट दूर जाकर जोर से जमीन पर गिर जाता है।
अर्नब, जो भैरवनाथ के सीने पर खंजर लगने से थोड़ा रिलैक्स हो गया था, वो फिर अब परेशान हो जाता और भागकर विवेक के पास जाता है। विवेक अभी भी जमीन पर पीठ के बल पड़ा हुआ था। अर्नब विवेक की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम ठीक हो? विवेक अर्नब का हाथ पकड़कर उठते हुए कहता, ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं? इसने किसी को चैन से जीने नहीं दिया और खुद से चैन से मर भी नहीं रहा है। खंजर तो डाल दिया इसके सीने पर, अब और क्या करे? अर्नब भैरवनाथ की तरफ देखते हुए कहता, ये ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। विवेक चिढ़ते हुए कहता, अर्नब सर, आप देख नहीं रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? भैरवनाथ इस वक्त घायल होकर जमीन पर पड़ा था। उसकी दोनों आंखें अब किसी काम की नहीं थी और उसके सीने पर वही खंजर घुसा हुआ था। फिर भी उसके हाथ अभी भी चल रहे थे। कुछ ही देर में उस जगह पर आंधी चलने लगती और समय के साथ वो आंधी तेज होती जाती है। अब वो आंधी इतनी तेज हो चुकी थी कि अर्नब और विवेक का एक जगह खड़े होना मुश्किल हो गया था। वो दोनों अब लड़खड़ाने लगे थे। धीरे धीरे वो आंधी इतनी तेज हो जाती है कि आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलते हुए गिरने लगते हैं। अर्नब और विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों ये सब कैसे रोके। भैरवनाथ के अंतिम समय में उसकी शक्तियां अपने पीक पर थीं। दृष्टा अभी भी वहीं पर बेहोश पड़ी थी। अर्नब और विवेक खुद को उन गिरते हुए पेड़ों के नीचे आने से बचा रहे थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से काफी दूर हो चुके थे। अर्नब चिल्लाते हुए विवेक से कहता, विवेक, तुम्हें कुछ आइडिया है कि इन सबको कैसे रोका जा सकता है? विवेक भी उस तेज आंधी में खुद को संभालते हुए कहता, अर्नब सर, मुझे कैसे पता होगा? हमारे सुपर ह्यूमंस तो नीचे कुएं में हैं। अर्नब अपने ऊपर गिरते पेड़ से बचते हुए कहता, तुम्हें एक्सपीरियंस है ना इन सब से लड़ने का? मेरा ये फर्स्ट टाइम है। विवेक भी चिल्लाते हुए कहता, अर्नब सर, इस लड़ाई में एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं। ये साले हर बार अलग अलग तरह से अटैक करते हैं। अर्नब कहता, तो अब क्या करें? विवेक दृष्टा की तरफ देखते हुए कहता, इस डायनासोर को भी अभी ही बेहोश होना था। इधर हमारी जान खतरे में है और ये मैडम आराम से पावर नैप ले रही हैं। विवेक पर अर्नब कुछ दबाव डालते हुए कहता, विवेक, प्लीज कुछ याद करने की कोशिश करो। कोई तो ऐसी बात होगी जो हमें इस सिचुएशन से निकलने में मदद कर सकती है, वरना ये हमें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। कुछ ही देर में विशिंग वेल के आसपास के बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर चुके होते हैं और आंधी धीरे धीरे और बढ़ने लग जाती है। भैरवनाथ अभी भी जमीन पर पड़े हुए अपने हाथ गोल गोल घुमा रहा था। कुछ देर तक खुद को बचाने की कोशिश करने के बाद विवेक को कुछ जैसे याद आता है और चिल्लाते हुए अर्नब से कहता, अर्नब सर। अर्नब भी चिल्लाते हुए कहता, क्या हुआ? विवेक कहता, मुझे एक बात याद आई। अर्नब भी चिढ़ते हुए कहता, तो क्या? मुहूर्त देखकर बताओगे? जल्दी कहो। विवेक एक गिरते हुए पेड़ से बचकर कहता, सुहानी ने हमें बताया था कि एक तांत्रिक की शक्तियां उसकी उंगलियों में होती हैं। अर्नब कहता, बड़ी जल्दी नहीं बता दिया तुमने? ये कहते हुए अर्नब अपना पिस्टल निकालता और लगातार भैरवनाथ के उस हाथ पर फायर करने लगता है जिसे वो गोल गोल घुमा रहा था। गोली लगने के बाद भैरवनाथ की पूरी हथेली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। इसके बाद वहां माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है। विवेक और अर्नब धीरे धीरे भैरवनाथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन दोनों को अभी भी उससे डर लग रहा था। भैरवनाथ के पास विवेक जाकर कहता, अर्नब सर, क्या ये मर गया? अर्नब भैरवनाथ को गौर से देखते हुए कहता, तुम्हें क्या लगता है? विवेक कहता, इस कमीने का भरोसा नहीं है, ये लोग कभी भी उठ जाते हैं। अर्नब भैरवनाथ के नाक के नीचे अपनी उंगली रखकर उसे चेक करने लगता है। अब उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। इसके बाद अर्नब उसके पल्स चेक करते हुए कहता, ये मर चुका है। अर्नब के मुंह से ये सब सुनकर विवेक अपनी आंखें बंद कर एक चैन की सांस लेते हुए कहता, थैंक गॉड। तभी विवेक को कुछ याद आता है और वो फौरन अपनी आंखें खोलकर अर्नब को घूरते हुए कहता, अर्नब सर, कहीं आप मुझे मर्डर केस में अरेस्ट तो नहीं करने वाले हैं ना? अर्नब विवेक की आंखों में देखते हुए कहता, हो सकता है। अर्नब का जवाब सुनकर विवेक घबराती हुई नजरों से अर्नब को देखने लगता है। ये देखकर अर्नब हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जस्ट किडिंग, मुझे पता है यहाँ के लोगों के लिए इसका मरना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अर्नब का जवाब सुनकर विवेक थोड़ा रिलैक्स होता है। अर्नब भैरवनाथ के पास घुटने के बल बैठते हुए कहता, जल्दी करो, हमारे पास टाइम कम है, हमें इसकी तलाशी लेनी है। अर्नब की बात सुनकर विवेक को जैसे कुछ याद आता है और वो भी नीचे बैठते हुए कहता, अरे हाँ, मैं तो युवराज सर की वो कहीं बात भूल ही गया था, और वैसे भी ये डायनासोर कभी भी जाग सकती है। इसका डिनर जो हमने रेडी कर दिया है। ये कहते हुए अर्नब और विवेक भैरवनाथ की तलाशी लेने लगते हैं। भैरवनाथ की तलाशी लेने के बाद वो दोनों जैसे ही उठते हैं
उन्हें अपने सामने दृष्टा खड़ी हुई दिखती है। दृष्टा को देखते ही अर्नब का हाथ अपने पीछे पिस्टल पर चला जाता है और विवेक उछलकर अर्नब के पीछे आ जाता है। विवेक घबराते हुए अर्नब से कहता, अर्नब सर। अर्नब विवेक से कहता, डोंट वरी, यू आर सेफ। विवेक घबराते हुए अर्नब से कहता, अर्नब सर, अगर भैरवनाथ को मारकर मैं इस दृष्टा के हाथों मर गया तो ऊपर वाले को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। दृष्टा गुस्से से चलते हुए उन दोनों के पास आ जाती है। इस वक्त भैरवनाथ की लाश के एक तरफ विवेक और अर्नब थे तो दूसरी तरफ दृष्टा भैरवनाथ को एक नजर देखकर गुस्से से अर्नब की तरफ देखते हुए कहती, इसे किसने मारा। दृष्टा को इतने करीब से देखकर डर से विवेक की हालत खराब हो जाती है। अर्नब भी इस वक्त बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसका डर उसके चेहरे से दिखाई नहीं दे रहा था। अर्नब कुछ कहने ही वाला था, तभी विवेक हकलाते हुए कहता, दृष्टा जी, ये बुढ़ा आपके बेहोश होने के बाद आपको मारने वाला था, इसीलिए हमने आपकी जान बचाने के लिए इसको मार दिया। अगर हम इसे नहीं मारते तो ये अब तक आपको मार चुका होता। विवेक का जवाब सुनकर दृष्टा उससे कुछ नहीं कहती। वो फौरन भैरवनाथ के ऊपर बैठ जाती है और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ देती है और अब दृष्टा के नाखून फिर से पहले की तरह हो चुके थे। ये देखकर अर्नब और विवेक की आंखें बंद हो जाती। इसके बाद दृष्टा भैरवनाथ के शरीर का मांस खाने लगती है। ये सब देखकर विवेक को उल्टी आ जाती है और अर्नब उसे वहां से लेकर थोड़ी दूर चला जाता है। इधर युवराज और सावित्री ने एक दूसरे को हक किया हुआ था और अब समायरा बहुत परेशान हो रही थी। वो जल्द से जल्द बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अर्नब और विवेक को जितना भैरवनाथ से खतरा है उतना ही दृष्टा से भी है। जब समायरा से इंतजार नहीं होता तो युवराज से कहती, युवराज, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा बाहर, अर्नब और विवेक को मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर युवराज सावित्री से अलग होते हुए कहता, मॉम चलिए। सावित्री भी उस कंडीशन को अच्छे से समझ रही थी, वो भी उन सब के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती। सावित्री इस वक्त काफी कमजोर लग रही थी, इसीलिए युवराज उसे अपनी गोद में उठाकर चलने लगता है। वो सभी उस सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे आगे समायरा थी और सबसे लास्ट में निशा। कुछ दूर चलने के बाद निशा का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। निशा के गिरने पर सब पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। सुहानी निशा के पास जाकर कहती, निशा तू ठीक है ना। निशा अपने घुटने को सहलाते हुए कहती, हाँ मैं तो ठीक हूँ। निशा का जवाब सुनकर समायरा युवराज से कहती है, युवराज तुम अपनी माँ को लेकर सबसे पहले जाओ, मैं लास्ट में आऊंगी। युवराज अपनी माँ को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता और समायरा उन दोनों की मदद करने लगती है। निशा के नीचे गिरने पर उसके एक छोटे से बैग से कुछ सामान भी नीचे गिर गए थे। निशा उन सामानों को उठाने लगती है। सुहानी के हाथ में वो कलश था, इस वजह से वो वहीं खड़ी रहती है। निशा को ये सब उठाते देखकर सुहानी कहती, निशा तू यहाँ ये सब लेकर क्यों आई है। निशा अपना सामान समेटते हुए कहती, हमारी सेफ्टी के लिए। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, इन सामानों से हमारी सेफ्टी का क्या कनेक्शन है। निशा उठकर सुहानी को एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट बॉटल दिखाते हुए कहती है, तुझे पता है ये क्या है। सुहानी उस बॉटल पर अपने फोन का फ्लैशलाइट डालते हुए देखती है। ये तो पानी का एक बॉटल है। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती, अरे डफर, ये पानी नहीं गंगा जल है। सुहानी कंफ्यूज होकर निशा को देखने लगती है और निशा सुहानी को समझाते हुए धीरे से कहती, अरे जिस रात तेरी और युवराज सर की शादी हुई थी ना, उस रात पंडित जी ने मुझे इसे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी मेरा सामना किसी भूत प्रेत से हो तो ये मैं गंगा जल उस पर डाल दूं, ऐसा करने से वो भूत भाग जाएगा। ये कहते हुए निशा उस बोतल का ढक्कन खोलकर गंगा जल नीचे गिराने लगती। ये देखकर सुहानी कहती, निशा तू क्या कर रही है, ये गंगा जल यहाँ क्यों गिरा रही है। निशा उस बोतल का ढक्कन लगाते हुए कहती, तुझे दिखाई नहीं देता क्या, इस बेचारे कुएं के पास एक बूंद भी पानी नहीं है, इसीलिए मैं इसमें गंगा जल डाल रही हूँ। निशा के ऐसा कहते ही उन दोनों को समायरा की आवाज सुनाई देती, सुहानी अब तुम्हें ऊपर जाना है। समायरा की बात सुनकर निशा और सुहानी आगे बढ़ जाते हैं। उन दोनों ने ही नोटिस नहीं किया था कि जहाँ पर निशा ने गंगा जल गिराया था वहाँ एक दरार थी जिससे गंगा जल रिस कर नीचे जाने लगा था। इसके बाद वो सब एक के बाद एक करके ऊपर जाने लगते हैं। फिशिंग बेल से कुछ दूर अर्नब और विवेक बैठे हुए थे। उन दोनों के पूरे शरीर पर चोट लगी थी और उन चोटों से खून बह रहे थे। अर्नब और विवेक के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उन दोनों ने दृष्टा के अपोजिट साइड पर अपना चेहरा किया था, लेकिन दृष्टा के मांस खाने की आवाज इतनी तेज आ रही थी कि उससे उन दोनों को बहुत घिन आ रही थी। विवेक अब तक कई बार उल्टियां कर चुका था और इससे
उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वो साया अभी भी कुएं के पास हवा में कैद था। वो साया को देखते हुए विवेक कहता, अर्नब सर, क्या इसे देखकर कोई कह सकता है कि इसने पूरे शिमला में आतंक मचा कर रखा है? अर्नब भी उस साया को देखते हुए कहता, बिल्कुल नहीं, युवराज और समायरा ने इसका क्या हाल कर दिया है। अर्नब और विवेक आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी युवराज उस कुएं से बाहर आ जाता है। युवराज को वहां देखकर अर्नब और विवेक अपनी जगह से उठ जाते हैं। वो आगे एक दो कदम ही बढ़ा पाते हैं, तभी वो देखते हैं कि युवराज सावित्री को कुएं से लेकर बाहर निकल रहा था। किसी अनजान औरत को उस कुएं से बाहर आते देखकर अर्नब और विवेक के कदम वहीं रुक जाते हैं। विवेक अर्नब को हैरानी से देखते हुए कहता, अर्नब सर, ये लेडी कौन है? जाते वक्त तो ये अंदर नहीं गई थी। अर्नब भी उस औरत को देखते हुए अपने मन में कहता, कहीं ये युवराज की मॉम तो नहीं। विवेक और अर्नब यही सोच रहे होते हैं, तभी सावित्री के बाद सुहानी उस कुएं से बाहर आ जाती और सुहानी के बाद निशा। सुहानी और निशा को बाहर आते देख विवेक उनकी तरफ चला जाता है। बाहर निकलते ही निशा विवेक को जोर से गले से लगा लेती है। अंदर उसे भी विवेक की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लास्ट में समायरा बाहर निकलती। बाहर आने पर उसे दृष्टा के मांस चबाने की आवाज सुनाई देती है। समायरा की नजर उस आवाज का पीछा करते हुए दृष्टा पर जाती है। वहां भैरवनाथ की लाश देखकर समायरा थोड़ा शांत होती है। इसके बाद समायरा की नजर विवेक और अर्नब पर जाती है। उन दोनों को घायल पाकर समायरा समझ जाती है कि वहां क्या हुआ था। समायरा अब अर्नब को देखने लगती है, जो दूर खड़ा बस उसे ही देख रहा था। उसकी हालत सच में बहुत खराब थी। उसके सर, हाथ, कंधे से खून बह रहा था और दर्द की वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अर्नब को इस हालत में देखकर समायरा को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो फौरन भागते हुए अर्नब के पास जाती है और उसे जोर से हग कर लेती है। समायरा के ऐसा करने पर अर्नब की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अपनी जगह पर जम जाता है। समायरा उसे हक करते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। सिर्फ वो ही जानती थी कि आज उसे अर्नब की कितनी फिक्र हो रही थी। कुछ पलों के बाद अर्नब को एहसास होता है कि समायरा ने सच में उसे हक किया हुआ है। अर्नब भी अब समायरा को अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर के बाद भी जब समायरा अर्नब को नहीं छोड़ती तो अर्नब समायरा को छेड़ते हुए कहता, अगर मुझे पता होता कि भैरवनाथ को मारकर मुझे ये प्राइज मिलेगा तो मैं ये पहले ही कर चुका होता। अर्नब की आवाज सुनकर समायरा का ध्यान टूटता है और वो अर्नब से अलग हो जाती है। समायरा बहुत करीब से अर्नब के चेहरे को देखने लगती, जिस पर काफी चोट लगे हुए थे। समायरा अपना हाथ अर्नब के माथे पर लगे चोट की तरफ बढ़ाती है। अर्नब की नजर इस वक्त समायरा के चेहरे पर ही थी। उसकी आंखों में अर्नब अपने लिए फिक्र साफ साफ देख पा रहा था और ये देखकर उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। जब समायरा की उंगली अर्नब के चोट पर लगती है, अर्नब अपना सर पीछे करते हुए कहता, आउच। समायरा अपना हाथ हटाते हुए कहती, सॉरी। अर्नब एक स्माइल के साथ कहता, कोई बात नहीं। समायरा को जैसे ही अचानक कुछ याद आता है और वो भैरवनाथ की लाश को देखने लगती है। समायरा अर्नब से कहती है, भैरवनाथ पर वो खंजर किसने चलाया? अर्नब कहता है, विवेक ने। अर्नब का जवाब सुनकर समायरा विवेक की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगती है। कुछ देर के बाद उसकी नजर युवराज पर जाती है, जो इस वक्त अपनी माँ से बातें कर रहा था। अर्नब समायरा को परेशान देखकर उससे कहता है, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? समायरा अर्नब से कहती है, इतना कुछ हो गया, लेकिन आज वो तांत्रिक उन अस्थियों को और भैरवनाथ को बचाने के लिए यहाँ आई क्यों नहीं? कहानी अगर पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है और मेरी कहानियों को आप कहां से सुन रहे हैं, जिससे मैं ये जान सकूं कि मेरी कहानियां कहां तक पहुंच रही हैं। और कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।